बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, तारीख 3 मार्च 2025। एक खूबसूरत महिला वीआईपी गेट से बाहर निकल रही है। चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस, आंखों पर महंगा चश्मा, नाम रान्या राव, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का चमकता चेहरा, जिसे एयरपोर्ट पर सभी जानते थे। इसलिए नहीं कि वो एक्ट्रेस है और सुदीप से लेकर यश के साथ भी काम कर चुकी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भारत की वो एक्ट्रेस है जो पिछले 15 दिन में 4 बार दुबई जा चुकी थी और वापस लौटकर आ भी चुकी थी। अब जिनके पास पैसा है उनके लिए तो दुबई दिल्ली का सरोजनी है, लेकिन 15 दिन में 4 बार दुबई का पैटर्न डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के लिए कुछ अलग था। डीआरआई के अफसरों को कुछ खटक रहा था कि कोई इतने बार दुबई क्यों जा रहा है और वापस आ रहा है। फिर रान्या के रिकॉर्ड्स की पहली परत खुली तो पता चला पिछले 2 सालों में 52 बार दुबई की चक्कर काट चुकी है, यानी हर दूसरे हफ्ते वो दुबई जा रही थी। आखिर कोई एक्ट्रेस इतनी बार दुबई क्यों जाएगी? नाउ कम टू द प्रेजेंट सिनेरियो। 3 मार्च 2025 रान्या को जब एयरपोर्ट पर रोका गया तो उन्होंने बड़े गर्व से अपने वीआईपी स्टेटस और अपने पिता के आईपीएस ओहदे का हवाला दिया, पर कानून इस बार झुकने वाला नहीं था। जब तलाशी शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने अफसरों के पसीने छुड़ा दिए। रान्या के ग्लैमरस लिबास के नीचे उनकी कमर और काल्फ मसल्स पर टेप की मदद से 14.8 किलो सोना चिपका हुआ था, जो उनके जिस्म को छिल रही थी, लेकिन मुनाफा उन्हें उप भी करने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनकी कीमत उस समय के हिसाब से 12 करोड़ से ज्यादा थी। पर दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की गिरफ्तारी की नहीं है, ये उस पुरानी दुनिया की वापसी है जिसे हम समझते थे कि खत्म हो चुकी है। मुंबई का पहला डॉन हाजी मस्तान चला गया। उसी मुंबई का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम आज भी जिंदा है, लेकिन भारत में बैठकर ऑपरेट नहीं करता। पर जो चीज उन्होंने शुरू की थी वो खेल हाजी मस्तान ने मुंबई के डॉक से उठाया था, और जिसे दाऊद ने इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया वो आज भी चल ही रहा है, बस उसका चेहरा बदल चुका है। और यही है आज की कहानी गोल्ड स्मगलिंग की। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी डार्क स्टोरी ऑफ गोल्ड स्मगलिंग 2.0, हाजी मस्तान से डिजिटल अंडरवर्ल्ड तक। आज हम देखेंगे कि कैसे अमिताभ बच्चन की दीवार वाली स्मगलिंग अब वीआईपी लाउंज और क्रिप्टो वॉलेट से चल रही है। और सवाल यह भी है कि जब दाऊद इंडिया में नहीं है तो ये गोल्ड नेटवर्क किसके दम पर चल रहा है? कहीं वही तो इसके पीछे नहीं है? ये सब जानने के लिए चलिए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस दौर में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। आज मुंबई कस्टम ने 1200 करोड़ की तस्करी रोकी। The operation was a huge success and a big blow to the smuggling syndicate. इमेजिन कीजिए 1970 का दशक, मुंबई की रात, कोलाबा के समंदर की लहरें और दूर कहीं एक लकड़ी की नाव यानी धो की परछाई आ रही है। उस वक्त की स्मगलिंग का तरीका बहुत ही सिनेमैटिक था। तब इंटरनेट नहीं था, सैटेलाइट फोन नहीं थे, तब सिर्फ एक चीज चलती थी, जुबान और जिगर। 1968 में जब भारत सरकार ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया तो रातों रात हिंदुस्तान में सोने का मालिकाना हक एक जुर्म बन गया। आप अपनी मर्जी से सोना नहीं रख सकते थे, ना ही उसे बेच सकते थे, और बस यहीं से पैदा हुई वो भूख जिसने हाजी मस्तान जैसे किरदारों को जन्म दिया। हाजी मस्तान एक ऐसा नाम जो मुंबई के गोदी यानी कि डॉक्स पर कुली का काम करते करते अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। उस दौर में स्मगलिंग का मतलब था दुबई से आने वाली बड़ी बड़ी नाव जो रात के अंधेरे में गुजरात या महाराष्ट्र के सूने तटों पर आकर लगती थी। वहां से सोने की भारी ईंटें जो मछुआरों की छोटी छोटी नावों में शिफ्ट किया जाता था। पुलिस को रिश्वत दी जाती थी और वो सोना जावेरी बाजार की गलियों में गायब हो जाता था।
वो दौर डॉन्स का था, जहां मस्तान वरदराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे लोग अपनी मर्जी से अपनी अपनी टेरिटरी चला रहे थे। उस वक्त का स्मगलर जमीन से जुड़ा हुआ होता था, लोगों की मदद करता था ताकि उन्हें पनाह मिल सके। फिल्मों में भी उन्हें रॉबिन हुड की तरह दिखाया जाता था। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार याद है आपको? वो उसी दौर की पैदाइश थी, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ ग्लैमर था। सच तो ये था कि ये सिंडिकेट देश की इकोनॉमी को दीमक की तरह चाट रहे थे। अब यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाजी मस्तान का वो दौर खत्म होने लगा और मुंबई का अंडरवर्ल्ड टेरिटरी से कॉरपोरेट बनने लगा। और इसी बदलाव के बीच एक नाम उभरता है, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इस धंधे को एक कॉरपोरेट सिस्टम में बदल देता है। हाजी मस्तान के पास वो जगह थी जहां सोना उतरता था, लेकिन दाऊद ने एक नेटवर्क खड़ा कर दिया। हाजी मस्तान के पास डॉक्स थे, दाऊद के पास हवाला था। और हाजी मस्तान के पास केवल मुंबई थी, दाऊद ने दुबई से लेकर कराची तक पूरा मैप खींच दिया। 90 के दशक में जब मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी खोली तो लगा शायद स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। ड्यूटी कम हुई और कानूनी तरीके से सोना आना शुरू हुआ, लेकिन ये सब तो बस एक छोटा सा पॉज था। ये अब अपग्रेड हो रही थी। यही वो लाइन है जो कि आपको आज के केस तक ले जाएगी। तो क्या ये धंधा पुराने लोगों के हाथ में है? क्या दाऊद ही इस स्मगलिंग के नेटवर्क को चला रहा है? अब इस जवाब को जरा ध्यान से सुनिएगा। इस खेल में दाऊद अब एक आदमी नहीं रह गया है। दाऊद एक फार्मूला बन गया है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट बन चुका है जिसे आज बड़े बड़े क्राइम सिंडिकेट और छोटे छोटे रीजनल नेटवर्क इसे कॉपी कर रहे हैं और धंधा चला रहे हैं अपना अपना। आज गोल्ड स्मगलिंग में डॉन का चेहरा कम दिखता है, लेकिन सिस्टम ज्यादा खतरनाक हो गया है। आज का अंडरवर्ल्ड समंदर के किनारे नहीं बैठा, आज वो एयरपोर्ट के अंदर है। अब ये खेल 35,000 फीट की ऊंचाई पर खेला जा रहा है। आज स्मगलर किसी अंधेरी गली में नहीं, दुनिया की किसी बड़ी एयरलाइंस की बिजनेस क्लास सीट पर बैठा है। रिसर्च कहती है कि आज भारत में आने वाले कुल अवैध सोने का 65% से 75% जो हिस्सा है वो हवाई रास्तों यानी कि एयर रूट से आता है। यानी जितने भी गोल्ड स्मगल होते हैं भारत में, उसका 1/3 हिस्सा जो है एयरलाइंस से ही। और रान्या राव वाला केस इसी बदलाव का सबसे फिल्मी सबूत है, क्योंकि वो सोना नहीं छुपा रही थी, वो अपना प्रोफाइल छुपा रही थी। एक आईपीएस की बेटी और एक फिल्म स्टार और सोने की स्मगलर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो स्मगलर हो सकती है। तो स्मगलर का प्रोफाइल छुपाना सबसे बड़ा खेल है। पहले पहले स्मगलर को पकड़ना आसान था, उसकी शक्ल, उसका इलाका, उसका नाम सब बयां कर देते थे। लेकिन आज के स्मगलर सबसे बड़ा हथियार है उनका वीआईपी होना। अब सोने की बड़ी बड़ी ईंटें नहीं आती है, अब आता है सोना अपने बदले हुए रूप में। इस तरह कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर इमरान हाशमी की तस्करी सीरीज देखी होगी, जिसे डायरेक्ट नीरज पांडे ने किया है, तो उसमें जो दिखाया गया है वो आपकी रूह को कपा सकता है। इसके अलावा भी अभी स्मगलर्स लिक्विड गोल्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सोने को एक्वा रेजिया जैसे खतरनाक तेजाब में डालकर उसे घोल कर लिक्विड बना दिया जाता है, जैसे शराब की बोतलों में या कॉस्मेटिक के डिब्बों में छिपा कर लाया जाता है। पकड़े जाने पर यह महज पानी जैसा दिखता है, किसी को समझ नहीं आता है कि इसके अंदर पानी है, शराब है या गोल्ड लिक्विड। लेकिन लैब में इसे वापस से सॉलिड सोने में बदल दिया जाता है। इतना ही नहीं, पाउडर गोल्ड का खेल तो और भी शातिर है। सोने को पीस कर बारीक धूल बना दिया जाता है और इसे कपड़ों की लाइनिंग या मशीन के पार्ट्स में पेंट कर दिया जाता है, पेंट की तरह लगा दिया जाता है। इसे पकड़ना मेटल डिटेक्टर्स के लिए एक सिरदर्द बन चुका है। लेकिन सबसे खतरनाक है इन बॉडी स्मगलिंग। स्मगलर सोने के कैप्सूल को रेक्टम में छिपाते हैं। एक म्यूल अपने शरीर के अंदर 500 ग्राम से 1 किलो तक सोना लेकर चलता है। ये लोग फ्लाइट में ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं,
क्योंकि एक छोटी सी गलती और कैप्सूल का पेट में फटना सीधे मौत को बुलावा देना है। और सबसे स्मार्ट ट्रिक है या सबसे बड़ा हथियार है एक इनसाइडर, यानी कस्टम का आदमी, कस्टम के साथ साठगांठ, जो कि इन स्मगलर को नए नए रास्ते भी बताते हैं। जैसे इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक रूट का ये जो खेल चलता है, इस सीरीज में, इस तस्करी सीरीज में बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है कि कैसे ये होता है। स्मगलर इनसाइडर से जान लेते हैं कि इंटरनेशनल अराइवल पर चेकिंग बहुत ही सख्त होती है। जब आप विदेश से भारत में आते हैं और वहाँ से एग्जिट करते हैं एयरपोर्ट से, तो वहाँ पर काफ़ी चेकिंग होती है, क्योंकि आप विदेश से आते हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, नहीं लेकर आ रहे हैं, कस्टम ड्यूटी आपको भरना होता है, वहाँ पर काफ़ी चेकिंग होती है। इसलिए वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। मान लीजिए सोना दुबई से दिल्ली आई, अब वो पैसेंजर कस्टम से बाहर निकलने के बजाय एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में ही किसी ऐसे साथी को सोना थमा देते हैं जो उसी एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ रहा हो, जैसे दिल्ली से मुंबई। डोमेस्टिक पैसेंजर्स की चेकिंग उतनी कड़ी नहीं होती है और इस तरह सोना बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। 2024-25 के डेटा के मुताबिक एक साल में 3000 से ज़्यादा स्मगलिंग के मामले दर्ज हुए हैं। पर सवाल ये है कि आज भी लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं, जबकि इंपोर्ट ड्यूटी 6% तक कम कर दी गई है। जवाब है लालच, डिमांड और मार्जिन। भारत में हर साल करीब 800 से 1000 टन सोने की कानूनी मांग है, लेकिन असलियत में इसकी खपत कहीं ज़्यादा है। शादियों का सीजन आते ही जब सोने के दाम आसमान छूते हैं तो स्मगलिंग का मार्जिन भी बढ़ जाता है। 1 किलो सोने को अगर स्मगलिंग के जरिए लाया जाए तो उस पर करीब 15 से 20 लाख रुपए का मुनाफा होता है। ये पैसा इतना बड़ा है कि लोग अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। और अब इस खेल में एंट्री हुई है टेक्नोलॉजी की। दाऊद के ज़माने में हवाला चलता था, पैसों का लेन देन कागज की पर्चियों और कोड्स पर होता था, लेकिन आज स्मगलर्स क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। USDT जैसे स्टेबल कॉइन्स के जरिए करोड़ों रुपए पल भर में सरहद पार पहुंच जाते हैं। कोई निशान नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। हाल ही में एक इंडो चाइना सिंडिकेट पकड़ा गया है जिसने 108 करोड़ रुपए क्रिप्टो के जरिए ट्रांसफर किए थे। ये नया अंडरवर्ल्ड है जहां अपराधी किसी अंधेरी गली में नहीं बल्कि अपने लैपटॉप के पीछे छिपे बैठे हैं। और यही है गोल्ड स्मगलिंग 2.0। और अब कहानी का सबसे डार्क हिस्सा है। स्मगलिंग का ये जाल सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन ड्रग्स और टेरर फंडिंग से भी जुड़ रहा है। DRI की रिपोर्ट्स बताती है कि सोने की स्मगलिंग से कमाया गया पैसा अक्सर ड्रग ट्रेड में लगाया जाता है। यानी कि जो सोना किसी शादी की रौनक बन रहा है, हो सकता है उसका असली सोर्स किसी आतंकी संगठन की फंडिंग हो। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। आज के मास्टरमाइंड अब भारत में नहीं रहते, वो दुबई, बांग्लादेश या म्यांमार में बैठकर पूरा नेटवर्क ऑपरेट करते हैं। किसी बड़े होटल में बैठे होते हैं, न कि किसी पुराने आतंकवादी की तरह किसी गुफा में छुपे होते हैं। वो टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करते हैं। दाऊद इंडिया में नहीं है, लेकिन दाऊद का तरीका आज भी सिस्टम में सांस ले रहा है। उनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि इनमें अक्सर एयरलाइन स्टाफ और एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले लोग भी शामिल होते हैं, यहाँ तक कि कस्टम डिपार्टमेंट के लोग भी। ये एक ऐसा सिंडिकेट है जहाँ हर किसी का हिस्सा तय होता है, म्यूल से लेकर हैंडलर तक। लेकिन फिर भी इस कहानी का सबसे दुखद पहलू वो म्यूल्स हैं। म्यांमार या सूडान जैसे देशों से आने वाली गरीब महिलाएं, जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो किस बड़े जुर्म का हिस्सा बन रही है, उन्हें बस बताया जाता है कि ये पैकेट यहाँ से वहाँ पहुँचाना है और उन्हें उनके परिवार के लिए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब वो पकड़ी जाती हैं तो जेल में जाती हैं, जबकि असली खिलाड़ी अपनी आलीशान जिंदगी जीते रहते हैं और अगली खेप भेजने की तैयारी में लग जाते हैं। पुराने वाले तो उनके लिए बस कोलेटरल डैमेज होते हैं, जिनकी उससे उन्हें अब चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हाजी मस्तान चला गया, दाऊद अब इंडिया से ऑपरेट नहीं करता, लेकिन जो गोल्ड स्मगलिंग उन्होंने शुरू की और जिसे उन्होंने सिस्टम बना दिया, वो आज भी जिंदा है।
फर्क बस इतना है कि पहले सोना समंदर से आता था, आज वो वीआईपी गेट से निकलता है। पहले स्मगलर डॉक्स पर खड़ा होता था, आज वो लॉन्ज में बैठा होता है। पहले पैसा हवाला से चलता था, आज वो क्रिप्टो में उड़ता है। और इस पूरे खेल में बदली है सिर्फ तकनीकें, बदले हैं सिर्फ चेहरे, लेकिन लालच वही है और डिमांड वही है। इसलिए अंत में हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, हमारी सोने की ये प्यास क्या कभी बुझेगी? क्या हमारी परंपराएं और हमारी दिखावे की भूख इस अवैध धंधे को ऑक्सीजन नहीं दे रही है? ये सब सोचने वाली बात है कि अगर हम जो लोग इस तरह के इलीगल धंधे में पड़ते हैं, यानी कि स्मगलिंग का सोना का लेन देन खरीद फरोख्त करते हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं इस पूरे धंधे को हवा दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात तो है। जब तक भारत में सोने को सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल और ब्लैक मनी को पार करने की जगह माना जाएगा, तब तक स्मगलिंग का ये बाजार गुलजार रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि गोल्ड स्मगलिंग को कभी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? कैसे? ये अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे ये अंधेरा और गहरा होता जाएगा। तो आप जो भी सोचते हो कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।